नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आइए और फटाफट से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, देर बिल्कुल नहीं करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस यूपीएससी युग चैनल पे आप लोग की जो क्लास चल रही है, यूपी स्पेशल क्लास चल रही है, जो आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो साथियों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल के आगे हम पढ़ेंगे। चलिए फटाफट से अपनी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा। आइए, तो चलिए भैया, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में लौह युग के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि तांबे और कांस्य युग के बाद मानव को लोहे का ज्ञान होता है। उत्तर प्रदेश में लौह कालीन स्थल कौन कौन से थे? अहिच्छत्र बरेली, आलमगीरपुर मेरठ में, अल्लाहपुर मेरठ में, अतरंजी खेड़ा एटा में, हसनापुर मेरठ में, कंपिल फर्रुखाबाद में एवं श्रावस्ती। ये हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से धातुमल, आयरन स्लैग एवं लौह भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चित्रित घूसर मधभांड का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है। ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है। आइए अब एक बार इन सब को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे मिली हैं, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता भी है। ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक स्थल, उत्तर प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है लेखिया। कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर सोनभद्र। ये विंध्य क्षेत्र है। ठीक है। मिर्जापुर सोनभद्र जानते हैं आप, विंध्य क्षेत्र है वहां पे। ठीक है। यहाँ के शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के हम प्राग ऐतिहासिक स्थल पढ़ रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है लेखिया। कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर सोनभद्र में। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ के शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव कंकाल मिले हैं। बात करते हैं फिर कोल्डीवा। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। यहाँ से चावल धान की भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर सुन लीजिए, लेखिया से शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कोल्डीवा से चावल धान की भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और सराय नाहर राय से, प्रतापगढ़ से 15 समाधान एवं 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य, 15 समाधान और 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य हमको मिले हैं। 4 मानव कंकाल के दफनाए जाने और आक्रमण के भी साक्ष्य जो हैं यहीं पर हमको जो है कहाँ पे? सराय नाहर राय, जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है, वहाँ मिले हैं। चौपानी मांडो प्रयागराज, मिट्टी के बर्तन, झोपड़ियाँ व मानव कंकाल के साक्ष्य। फिर सुन लीजिए क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, झोपड़ियाँ व मानव कंकाल के साक्ष्य। एक बार और देखते हैं। लेखिया मिर्जापुर सोनभद्र से शिलाश्रय मानव सर्वाधिक मानव कंकाल लेखिया से। कोल्डीवा से चावल धान की भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य। सराय नाहर राय से प्रतापगढ़ से 15 समाधान व 8 गर्त चूल्हों के साक्ष्य। 4 मानव कंकाल के दफनाए जाने और आक्रमण के साक्ष्य। चौपानी मांडो जो पड़ता है प्रयागराज में, यहाँ से मिट्टी के बर्तन, झोपड़ियाँ व मानव कंकाल के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। जल्दी से मैं हट गया हूँ, एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तभी जो है आपको एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। महदहा, ये पड़ता है कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। यहाँ पे सिल लोढ़े, आवास, गर्त, चूल्हे एवं अस्थि के साक्ष्य। फिर सुन लीजिए, महदहा प्रतापगढ़ से सिल लोढ़े, आवास, गर्त, चूल्हे एवं अस्थि के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ जो पड़ता है, यहाँ से लघु उपकरण, ब्लेड, फलक, ब्यूरीन आदि प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 400 प्राप्त हुए। तो एक ही कब्र से 400 कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा प्रतापगढ़ में। ठीक है। चलिए, लहुरादेव संत कबीरनगर, यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। महगड़ा पड़ता प्रयागराज में, अस्थि एवं पशु बाड़े का साक्ष्य यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, यहीं से प्रश्न बनेगा, क्योंकि जब इतिहास से प्रश्न आएगा तो फैक्ट ज्यादा पूछेंगे। सुन लीजिए, महदहा प्रतापगढ़ से सिल लोढ़े, आवास, गर्त, चूल्हे एवं अस्थि के साक्ष्य। दमदमा प्रतापगढ़ से लघु उपकरण,
ब्लेड, फलक, ब्यूरिन आदि प्राप्त हुए और एक ही कब्र से 400 भी प्राप्त हुए। कहाँ पे? तो दमदमा प्रयागराज से। लहुरादेव संत कबीरनगर से, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और महगड़ा प्रयागराज से अस्थि एवं पशु बाड़े का साक्ष्य जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका भी स्क्रीनशॉट जितना जल्दी हो सके आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, फिर कहूँगा नोट्स पे फोकस करिएगा, नोट्स बनाएंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए भाई अब आगे बढ़ते, देर नहीं करना है। अब आते हैं आज वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल देखिए, सैंधव सभ्यता के पतन के पश्चात, सैंधव सभ्यता था सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर सुन लीजिए, वैदिक काल आपने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में, सैंधव सभ्यता के पतन के बाद और पतन के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं और या इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों द्वारा किया गया है। यह भी आपने पढ़ा होगा कि अपने इतिहास में कि वैदिक सभ्यता का निर्माण जो है वह आर्यों के द्वारा किया गया है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा संस्कृत थी। ध्यान रखिए, जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरी थी और ये जो है वैदिक सभ्यता क्या है? तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी जो भाषा थी वह क्या थी? संस्कृत थी। इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, सुनना नहीं है, नोट करते रहिए, याद करिए, क्योंकि यहीं से जो है प्रश्न बनेगा। फिर सुन लीजिए, सैंधव और नोट करते रहिए, सैंधव सभ्यता के पतन के पास जिस नवीन सभ्यता का उदय होता है मेरे दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद वैदिक सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माण है वह आर्यों के द्वारा किया गया है। यह सभ्यता कैसी थी? तो पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आप जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा है। और वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी? तो वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। अब हम आगे और पढ़ेंगे। तो इसको वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्योंकि यहाँ हम यूपी के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आपने इतिहास में पढ़ा है तो वहाँ हम डीप में, वहाँ हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। चलिए, तो जब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, आर्य सभ्यता केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र में ही सीमित थी। जब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वेद की आप जानते हैं सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, तो ऋग्वैदिक काल में जो कौन सी थी? जो आर्य सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ? केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र में ही सीमित थी, ठीक। जहां पर पंचजनों का निवास था। किसका था? पंचजनों का। पंचजनों में कौन कौन है? अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु और तुवर्स। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बार एग्जाम में आया है कि पंचजनों में निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। तो ये नाम याद करिए, अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु और तुवर्स। ये किस में आते हैं? ये पंचजनों में आते हैं। प्रत्येक जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। मतलब जो पांच है ना, 1 2 3 4 5, अब इनके जो अधिपति हैं, अनु के अधिपति को राजा, द्रुह्य के मतलब क्या है? प्रत्येक जन के अधिपति को राजा कहते थे। इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल ऋग्वेद संहिता है। ध्यान रखिए, अगर आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में जानना है तो उसका एक मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वैदिक संस्कृति के आधार पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ है। फिर सुन लीजिए, ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के आधार पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ है। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता केवल, ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र में ही सीमित थी। नोट करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और सीमित थी और जहां पर पंचजनों का निवास था। किसका? तो पंचजनों का निवास था। पंचजनों में अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु और तुवर्स सम्मिलित थे। प्रत्येक जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल ऋग्वैदिक संहिता है और ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के आधार पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ। मैं हट गया हूं ताकि जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए।
चलिए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो सुन लीजिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य केंद्र था वह मध्य देश अर्थात अपना वर्तमान प्यारा उत्तर प्रदेश, जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब, दोआब मैंने आपको बताया था कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। फिर सुन लीजिए, जब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र मध्य देश उत्तर प्रदेश था, जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। इसमें कुरु पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। आपको पता होगा कुरु पांचाल कौरव जानते होगे ना, कौरव पांचाल जानते ही हो, जहाँ की पांचाली थी द्रौपदी, द्रुपद, याद है ना, तो वही। फिर सुन लीजिए उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, मध्य देश अर्थात उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ तक था, तो सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक ये पूरा फैला हुआ था। इसमें कुरु पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। तो एक प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि कौशल अवध का उल्लेख किसमें है, तो शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। चलिए कुरु राज्य कहाँ तक था, आधिपत्य मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर तक विस्तृत था और राजधानी आंसदीवत थी। परीक्षित और जन्मेजय इसी राज्य के राजा थे। परीक्षित जानते हो ना, जिनको सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई थी, भागवत कथा सुनाई थी, गीता नहीं, श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाई थी, याद है। तो जो कुरु है, जो दिल्ली को हम लोग कहते हैं ना इंद्रप्रस्थ, तो पहले इंद्रप्रस्थ जो था वो आपका जो पूरा इलाका है दिल्ली के आसपास का इलाका है, वह पहले जो कुरु के अंदर में ही, जो कौरवों के अंदर में ही अंडर में ही जो है आता था, ठीक है। पांचाल राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों तक था और इसकी राजधानी काम्पिल थी। कुरु पांचाल क्षेत्र ही भारद्वाज, याज्ञवल्क, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महान ऋषियों की तपस्थली रहा है। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए फटाफट से कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य केंद्र, उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र क्या था, मध्य देश, ठीक है। कहाँ तक फैला हुआ था, तो सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक फैला हुआ था। कुरु पांचाल जैसे विशाल राज्य उस समय थे। शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। जो कुरु राज्य था उसका जो आधिपत्य था वो मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर तक विस्तृत था और राजधानी आंसदीवत थी। परीक्षित और जन्मेजय इसी राज्य के राजा थे। पांचाल राज्य का विस्तार, पांचाल पांचाली अर्थात द्रौपदी, पांचाल राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों तक था और इसकी राजधानी काम्पिल थी। कुरु पांचाल क्षेत्र ही भारद्वाज, याज्ञवल्क, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महान ऋषियों की तपस्थली रहा है, ठीक है। इसको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मेरे विद्यार्थियों ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के 4 प्रकार के मृदभांडों, काला लाल, काली लेप युक्त, चित्रित घूसर और लाल मृदभांड में से लाल मृदभांडों के अवशेष समूचे उत्तर प्रदेश से मिले हैं, ठीक है। चलिए अतरंजी खेड़ा उत्तर वैदिक काल का स्थल है। यहाँ से गैरिक मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड, चित्रित घूसर पात्र परंपरा और काली चमकीली पात्र परंपरा की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आएगा। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। इस राज्य का प्रथम राजा दिवोदास था। इस राज्य का जो प्रथम राजा कौन था, तो दिवोदास था। उत्तर वैदिक काल के 4 प्रकार के मृदभांड कौन कौन से, काला लाल, काली लेपयुक्त, चित्रित घूषण और लाल मृदभांड, ठीक है। ये है में से लाल मृदभांडों के अवशेष समूचे उत्तर, ये काला लाल नहीं, काला कौमा ऐसे है, ठीक है, समूचे उत्तर प्रदेश मिले हैं। अतरंजी खेड़ा एटा में पड़ता है, उत्तर वैदिक काल का स्थल है। यहाँ से गैरिक मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड, चित्रित घूसर पात्र परंपरा और काली चमकीली पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और काशी का जो प्रथम राजा था कौन थे, दिवोदास थे। कौन थे, दिवोदास काशी के प्रथम राजा थे। नोट कर लीजिए इन बातों को। चलिए अब आते हैं अगले महाकाव्य काल पे। अब आते हैं किस पे, तो इसके बाद आता है महाकाव्य काल। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश में 2 अति विशिष्ट महाकाव्य रामायण और महाभारत का प्रणयन हुआ, अर्थात बनाए या लिखे गए रामायण और महाभारत।
जो तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत थे। सीधी बात है, उस समय के जो इतिहास के जो मुख्य स्रोत क्या थे, तो रामायण और महाभारत। साहित्य जो जब भी साहित्य लिखा जाता है तो वो उस काल को ध्यान रख के लिखा जाता है। उस समय की जो है सभी जो क्या क्या कुरीतियाँ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उन सबको उस समय के साहित्य में जगह मिलती है। रामायण हमारा आदि काव्य है और महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट लगाइए, रामायण क्या है बेटा? रामायण हमारा आदि काव्य है और महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। रामायण कथा कौशल अयोध्या राजा के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। अयोध्या का प्राचीनतम नाम अयाजस्सा था, जबकि महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित है। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए। पहली बात क्या बोला? रामायण क्या है? रामायण हमारा आदि काव्य है। महाभारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा विशाल महाकाव्य। और आप जानते हो, कहा जाता है कि जो कुछ महाभारत में है वो विश्व में है, और जो सब कुछ विश्व में है वो महाभारत में है। महाभारत अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ है। तो प्यारे बच्चे सुनो कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का उदय होता है, लिखे जाते हैं। और आप जानते हो, रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, और जो महाभारत थी महर्षि वेद व्यास जी ने। ठीक है। और कहा जाता है कि जब महाभारत लिखी जा रही थी तो गणेश जी को बुलाया गया था, और आप जानते होंगे कि बोला है महर्षि वेद व्यास जी ने, और गणेश जी ने उसको लिखा है। तो मतलब रामायण हमारा आदि काव्य है और महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य। रामायण की कथा किस पे है? तो हमारे भगवान राम जी कौशल अयोध्या राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस्सा था। क्या था? अयाजस्सा था। जबकि जो महाभारत है, जो उसकी कथा किससे है? तो हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित है। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी और इसकी स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। इसकी स्थापना किसने की? तो हस्तिन नामक शासक ने इसकी स्थापना की थी। चलिए, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए कहाँ पे की थी? तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने ब्रह्मवर्त, जो वर्तमान बिठूर कानपुर में की थी। महाभारत रचनाकार वेदव्यास जी थे। इन दोनों महाकाव्यों से तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। तो दो बातें सुन लो, रामायण की रचना कहाँ पे हुई थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने ब्रह्मवर्त, जो कहाँ पड़ता है? बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ता है? तो कानपुर में की थी। महाभारत रचनाकार कौन थे? वेदव्यास जी थे। दोनों महाकाव्यों में तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का जानकारी मिलती है। वाल्मीकि कृत रामायण को चतुर्विंशित शास्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसमें 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। आप जानते हो, जो रामायण है उसमें 7 कांड है। ठीक है। महाभारत को पंचम वेद व जय संहिता की भी संज्ञा दी जाती है, और इसमें कुल 18 पर्व हैं। छठा पर्व जो है भीष्म पर्व है, जिसमें भगवत गीता, जिसे भगवत गीता भी कहा जाता है। तो जो भगवत गीता है वह महाभारत का ही पार्ट है। महाभारत, आप जानते हो कि महाभारत के समय जो है भगवत गीता जो है भगवान ने बोली थी, सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, जल्दी से। मैं हट गया हूँ सामने से। जो भी लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि प्रश्न जब बनेगा तो यहीं से बनेगा। चाहो तो इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो है ये लाइनों को, ठीक है ना, क्योंकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो भैया, सीधी बात। बिना नोट्स बनाए काम चलेगा नहीं, तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब ये यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। तो ये तो रही हमारी आज की क्लास। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं इसीलिए, ताकि आप प्रॉपर पढ़ सकें और समझ सकें। यूपी जी के बहुत छोटा है, बहुत टेंशन नहीं है। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उसको डेली खाली बस नोट करते रहिए, बाकी चीज़ें हम पे आप छोड़ दीजिए, बाकी हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग से उम्मीद है, चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो, ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी यही कहूँगा मैं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।